नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडियन रिएक्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जाने वाले हैं वो सना अमजद पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है। वो अपने पाकिस्तान में लोगों से रिएक्शन लेने वाली है कि एप्पल स्टोर इंडिया में खुल रहा है। वहाँ के जो सीईओ है वो इंडिया आ रहे हैं और इंडिया किस तरह से ग्रो कर रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है और वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया में एप्पल स्टोर हो खुलने से वहाँ पर बहुत सारे एप्पल की प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे, सेल बढ़ेगी वहाँ पर। तो देखते हैं पाकिस्तानी लोगों ने क्या रिएक्शन दिया है। आपको पता है कि आईफोन बनाने वाले पहला स्टोर जो है वो इंडिया में खुलने जा रहा है और आईफोन के सीईओ जो हैं टिम कॉक वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं और उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की अपॉइंटमेंट भी मांग ली है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, इसकी ना थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री है। ये सबसे पहले चाइना में था उनका, जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो अभी इंडिया क्योंकि ग्रोइंग मार्केट है, दुनिया में उनकी जो पॉपुलेशन है वो शायद चाइना को भी क्रॉस कर रही है, लेकिन उसके पीछे वजह है। वजह यह है कि उनकी जो आईटी इंडस्ट्री वो बहुत ग्रो कर रही है। इस वक्त इंडिया 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है ना वो अपना आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया में जितने भी आप सीईओ देखोगे ना टॉप के, गूगल का हो गया, यूट्यूब का हो गया, या जितने भी वो सीईओज हैं वो सारे इंडियन हैं। उनकी वजह यह कि उनकी आईटी इंडस्ट्री ने ग्रो किया और उन्होंने आईटी एजुकेशन पर तवज्जो दी है, जो कि हमारे पाकिस्तान में लैग करती है और बाकी मुल्कों में लैग कर रही है। तो इस वजह से दूसरा उनका ये है कि अमेरिका और जो चाइना है ये एट लॉगर हेड्स हैं, यानी इस वक्त कंपटीशन में है। तो उन्होंने उनकी मार्केट से उठा के वो इंडस्ट्री इधर लेके आ रहे हैं। वो इस वजह से लेके आ रहे हैं कि उनके पास वो जो उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया है, आईटी के लिए पहले वहाँ को तैयार किया है, उनकी आईटी के एक्सपर्ट्स निकले, तो इस वजह से वो लेके आ रहे हैं। और जो हमारे पाकिस्तान में और बाकियों में वो लैग कर रहे हैं एशिया में, तो इसलिए वो जो आईफोन वाला है वो इधर लेके आ रहे हैं अपना जो हेड ऑफिस वगैरह या जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए कंपनी। आप एप्पल के सीईओ टिम कुक जो हैं जो भारत के दौरे पर जा रहे हैं और बॉम्बे और दिल्ली में जो आईफोन बनाने वाले 2 स्टोर हैं वो उनका इफ्तिताह भी करेंगे और उसके साथ साथ उनके जो दौरे का मकसद है वो ये है कि वो ग्रोथ मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग बेस सारे मुद्दे पर वहाँ जाके डिस्कशन करेंगे। इसकी मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। इसका इस चीज़ से होता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो स्किल होते हैं, मलेशिया जब 1970 थी तो मलेशिया और पाकिस्तान की जो थी एक्सपोर्ट थी वो $2 बिलियन बराबर थी। उन्होंने अपनी ह्यूमन पे इन्वेस्ट किया है, उनको रिसोर्स दिए है और उनमें डेवलपमेंट की है। तो आज जो मलेशिया के जो एक्सपोर्ट्स है ना, सिर्फ मलेशिया के एक्सपोर्ट वो $500 बिलियन से ज़्यादा है। और इस वक्त दुनिया में जो सबसे अच्छी रिसोर्स मैनेजमेंट मानी जाती है जो ह्यूमन पे है वो मलेशिया की है। अब सेम काम इंडिया करने जा रहा है। ऐसा ही है। इंडिया में असल में वो अपने लोगों पे इन्वेस्ट करे, हालांकि उधर गुर्बत ज़्यादा है, उधर मतलब कि ना गरीबी ज़्यादा, लोग जो है ना पॉवर्टी लाइन से बिलो जो है वो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। लेकिन अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि वहाँ पे पावर्टी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया की जो सरकार है वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ लगा रहा है, लोगों को रोज़गार के मौके दे रहा है। कौन सा ऐसा इन्वेस्टर नहीं है, कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जिसने इंडिया में जाकर इन्वेस्ट ना किया, और जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसे पता है कि मैंने अपनी मैन पावर को कैसे यूटिलाइज़ करना है। इसकी वजह है, मैं बताता हूँ ये क्यों इन्वेस्ट करे, दुनिया को क्यों एतमाद है इंडिया पे। उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं। उनको पता है कि हम इन्वेस्ट करेंगे हमारा पैसा नहीं डूबेगा। इन्वेस्टर को सबसे बड़ा क्या चाहिए होता है, उनको ये श्योरिटी चाहिए होती है कि जो हम पैसा लगाएंगे हमें वापस भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। तो पाकिस्तान में अब यह है कि जैसे पाकिस्तान है इसमें इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल। एक गवर्नमेंट आती है उसकी पॉलिसीज़ कुछ और होती हैं। हमारे पहले एक्सपेरिमेंट से मार्शल लॉ लगते रहे हैं और उसके बाद जो लोग आए हैं नए नए वो पॉलिसी लेकर आए। मुशर्रफ ने और पॉलिसी थी, भुट्टो की थी, वो उन्होंने वो कर दिया था, प्राइवेटाइजेशन सारी कर दी थी, वो सारे के सारे इंडस्ट्री बाहर चली गई। तो हमारी पॉलिसीज़ का हमें नहीं पता होता कि हमने क्या है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि इवन इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में आप एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, यानी बैठने को तैयार नहीं है। तो पॉलिसी आपने क्या बनानी है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो भी है, इवन उनका ये होता है कि प्रोविंसेस में गवर्नमेंट किसी और की होती है और सेंटर में गवर्नमेंट किसी और की होती है। लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल होती है ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उनकी पॉलिसी इतनी लॉन्ग टर्म होती हैं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा लिया। और पाकिस्तान में ये होता है कि आप दूसरों की जंगे लड़ के या डॉलर वगैरह तो ले सकते हैं, ये इस तरह के काम तो कर सकते हैं, लेकिन आपने एक कोई भी ऐसा काम नहीं किया। हालांकि अमेरिका हमारा जो स्ट्रेटेजिक अलायर है, हमने आज तक स्वयं उनसे वार करने के और ये काम करने के उनसे कोई फ़ायदा नहीं ले सके, कोई अच्छा काम नहीं कर सके। अब इंडिया का भी वो स्ट्रेटेजिकल आया है कि पाकिस्तान के जाने के बाद पाकिस्तान की तरह वो जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि वो उनसे इंडस्ट्री ले रहे हैं, उनसे उनकी आवाम बहुत जा रही है, बाहर जा रही है, उनसे नए नए प्रोजेक्ट ले रहे हैं। डिफेंस सबसे बड़ी डिफेंस डील वो कर रहे हैं जिसमें वो नेवी की भी कर रहे हैं, एयरफोर्स की भी कर रहे हैं और बाकी भी कर रहे हैं। तो ये उनकी सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें नुकसान दे रही है। और इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है
जिसको पूरी दुनिया के जो है अवाम है और जो बिजनेसमैन है उनको इधर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और बड़े बड़े मालिक भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो एप्पल वाले हैं वो भी इस वजह से कर रहे हैं। सर अब आप पाकिस्तान का हाल देंगे, पाकिस्तान में तो इन्वेस्टर बाहर से आना दूर की बात, यहाँ पर बिजनेसमैन भी खुद कारोबार करने से डरता है कि भाई कहीं पैसा ना डूब जाए। इसकी ना 3 बड़ी वजह है, मैं बताता हूँ। एक तो हमारे जो बिजनेस ईज ऑफ बिजनेस डूइंग है ना, ये एक मैकेनिज्म होता है कि बिजनेस कितना आसानी से हो सकता है आपके मुल्क में। अब जो नई लेटेस्ट जो आई है ना, जो 2012 के आई है जो लिस्ट आई है, उसके मुताबिक इंडिया ने इतना इम्प्रूव किया है, जो नई पॉलिसीज लेके मोदी गवर्नमेंट, वो 100 मेरा ख्याल है 10 या 11 से लेकर वो 67 नंबर पे आई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 120वें नंबर पे हैं। एक वजह ये होगी। दूसरी वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी मैंने पहले भी बात की है। उसकी वजह यह है कि आपकी पॉलिसीज़ नहीं बनती, आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं ही नहीं, कि वो एक गवर्नमेंट आती है वो और पॉलिसीज़ बनाती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो और पॉलिसीज़ बनाती है। तो वो जो जितने भी इन्वेस्टर, इवन आपके जो अपने इन्वेस्टर्स हैं ना, वो उठा के, अब ये जब इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की थी भुट्टो साहब ने, हालांकि अपनी तरफ से उन्होंने अवाम का भला किया था, लेकिन उस वक्त की जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी वो उठ के सारी की सारी बांग्लादेश और बाकी मुल्कों में चली गई है। अब ये सीन अब चाइना है, चाइना सोशलिज्म वाला कम्युनिज्म है, जहाँ पे उन्होंने भी 97 के बाद तरक्की इतनी कैसे कर ली है, सिर्फ एक वजह है, उन्होंने अपनी मार्केट ओपन की है। मार्केट ओपन में ये है कि उनकी मार्केट के ऊपर किसी की भी ना कंट्रोल नहीं है, वो खुला हर किसी को बिजनेस करने देते हैं। हमारे बिजनेस करने ही नहीं देते। ये कहते हैं कि ठीक है जी, जो है वो कंट्रोल मार्केट के इनके सारे पास है। एक पॉलिसी नहीं बनती, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, एक बिजनेस वो पॉलिसीज नहीं बनती, और तीसरे नंबर पे सिक्योरिटी नहीं है। रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। रेड टेपिज्म कहते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। ये इतनी करप्शन आम है, और यहाँ पे लोग जो है ना वो मतलब बिजनेस करने से भी डरते हैं। अब हर किसी ने अगर काम करना है, मैं एक बताता हूँ, सिंध में एक प्रोजेक्ट लगा है, इसके ऊपर वाटर प्लांट का कोई इस तरह का प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो अब उस बंदे ने काम करवाने के लिए, वो उसका एक इंटरव्यू चल रहा था, तो वो कह रहा था कि उसके लिए इतना आम उन्होंने कर दिया है कि वो कोई भी काम भी करवाना है तो कह रहे थे 50 लाख की भी मैं करप्शन देता हूँ, या ये जो ये होती है रिश्वत वगैरह देता हूँ, और मैं अपना काम करता हूँ, वरना उससे आगे काम चलता ही नहीं है। तो जब आपका ये हाल होगा तो कौन से इन्वेस्टर आपके मुल्क में आएंगे? तो ये थोड़े से हमारे हैं सेक्टर जिन पे काम करने की ज़रूरत है, तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल। वो अपनी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उन पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमें इंडिया से सबक सीखना चाहिए। हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं। इवन आज आप ये देख लें, हमारा बांग्लादेश जो है वो आपसे ऊपर है। उनकी 2 चीज़ें हैं, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को ग्रो किया है, और दूसरे नंबर पे उन्होंने अपने एक एनर्जी पर, जैसे मैं ये कह रहा था, पॉलिसी बनाते हैं। हमारी LNG मिलता है ना, ये जो घरों में सिलेंडर मिलता है, या ये जो घरों में गैस वगैरह जाती है, बांग्लादेश में घरों में ये गैस नहीं गवर्नमेंट की तरफ जाती, वो सिलेंडर खरीदते हैं। उन्होंने जितनी गैस है वो सारी की सारी इंडस्ट्री को दी हुई है। अब देखो, ये एक पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, कि उन्होंने गैस सिर्फ इंडस्ट्री को दी ताकि इंडस्ट्री चलती रहे। इस वजह से उनका रोजगार भी आ रहा है और वो तरक्की भी कर रहा है। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे क्या, हमारे इंडस्ट्री की एनर्जी पूरी नहीं हो रही, जो चल रही थी इंडस्ट्रियाँ वो भी सारी बंद हो रही हैं। वो भी सारी टेक्सटाइल की, जितनी आपकी टेक्सटाइल ही थी। और उसके अलावा आपकी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर अब ये हिसाब है, आउटडेटेड एग्रीकल्चर है। आपकी सीड नहीं है, आपका वो निज़ाम अच्छा नहीं है। अब उसके मुकाबले में इंडिया में देखें, फिर आप बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में वो जो सोलर पैनल्स हैं वो फ्री में दे रहे हैं किसानों को, और उन्होंने अपना पानी बचाने के लिए जो नहरें ना, नहरों के ऊपर उन्होंने वो सोलर पैनल लगाने शुरू कर दिए हैं। उसकी 2 वजह हैं, एक पानी की वेपोरेशन नहीं होती, और दूसरा वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जो वो किसानों को देंगे। और आपको पता है जो वहाँ की आवाम है, वो जो घर पे सोलर पैनल लगाती है, गवर्नमेंट उसमें भी सब्सिडी दे रही है उन्हें। हमारे यहाँ पे सब्सिडी की तो दूर की बात है, हमारे यहाँ में सिर्फ 1 या 2 जिनके पास है कंट्रोल है ये सोलर का, वो भी अब एलीट हैं। हमारी पॉलिटिकल है, ये हमजा शहबाज साहब का नाम आ रहा था या बाकियों का आ रहा था, तो इनके कंट्रोल में है, ये सारा कंट्रोल कर रही है। ये महंगे दामों में बेच रहे हैं, किसी ने क्या लेना है? अब जहाँ पे जैसे हमारे साथ इंडिया, वहाँ पे 40,000 की मिल रही होगी सोलर पैनल, तो हमारे इधर 4 लाख की मिल रही होगी, तो कौन यहाँ पे अफोर्ड करता है? कोई भी नहीं करता। तो ये आवाम को रिलीफ देने की बात है। असल बात यह है कि अगर आप इंडिया को देख रहे हैं, आज एप्पल का वो वहाँ पे स्टोर खुल रहे हैं या चीज़ें वगैरह खुल रही हैं, तो उनके पीछे उनकी बड़ी लॉन्ग स्टोरी है, 75 ईयर की स्टोरी है। उन्होंने भी बुरा टाइम देखा है, स्ट्रगल किए, इसलिए आज पहुंचे हैं यहाँ पर। सर 1984 में मैम, उन्होंने उनके ना रिजर्व जो थे $1 रह गए थे, $1 बिलियन। तो उन्होंने अपना स्विट्ज़रलैंड और जो स्वीडन है ना, इनके बैंकों में अपना सोना जो है ना, गोल्ड, वो रखवा के उन्होंने तब अपने पैसे लिए थे। और अब पिछले दिनों में आ रहा है कि उन्हीं जो बैंकों से ना वो वापस सोना खरीद रहे हैं। तो देखिए, उन्होंने टाइम बुरा देखा। तो अब एक बात आई थी कि उन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई हैं, उन्होंने उस पर अमल किया है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे जाके। अब ये नहीं होता, हमारे क्या है कि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, और हमने अपना एक इमेज जो है ना वो बहुत बुरा, असल बात ये भी है कि हमने अपना इमेज भी बहुत बुरा किया हुआ है। अब हमारे क्या है जी, हमारे जो ना पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए जो हमारे सियासतदान है वो दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। जैसे पिछले दिनों में हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तान तो दिवालिया हो चुका है। अब इससे पता पाकिस्तान का क्या इमेज आएगा, इन्वेस्टर कहाँ से आएंगे, बिजनेसमैन का? उन्होंने कहा पहले दिवालिया, हमने क्या लेने जाना है वहाँ पे। तो ये बातें हमें देखने की ज़रूरत है
कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं, उन पे अमल करें, बैठें। जिस तरह डेमोक्रेसी का एक वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था 2006 में, जब बेनज़ीर और मुशर्रफ वगैरह जब बैठे थे, इसी तरह की दौर है। अभी इमरान खान साहब को चाहिए जितनी पार्टीज़ हैं सारी ये मिल के बैठें और एक 10 से 20 साल इकनॉमिक प्लान बनाएं। ये पॉलिटिक्स और ये सियासत चलती रहेगी, ये तब कैसे चलेगी? अगर हमारा मुल्क है तो पॉलिटिक्स चलेगी, अगर हमारा मुल्क नहीं है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हम नुकसान में ना। तो हमें पहले मुल्क का सोचना चाहिए, बैठना चाहिए एक जगह पे, पॉलिसीज़ बनाएं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाएं, हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा FDI ले सकें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, लोगों का इन्वेस्ट कर सकें। हुज़ैफा, आपको पता है कि एप्पल के जो CEO हैं उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट मांग ली है, क्योंकि वो रिसेंटली जो है हिंदुस्तान के दौरे पर जा रहे हैं, वहाँ पर आईफोन मैन्युफैक्चरिंग स्टोर की ओपनिंग के लिए। पाकिस्तान को स्टेप्स लेने चाहिए क्योंकि इंडिया जो है वो पहले एशिया में टेक्नोलॉजी का हब है। तो अगर हम अब भी इस बारे में नहीं सोचेंगे तो हम इस रेस में बिल्कुल पीछे रह जाएंगे, हमारा कोई स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में पोटेंशियल है, लाइक फ्रीलांसिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इस तरह के फील्ड्स का टेक्नोलॉजी में, लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो यूथ भी कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, क्या कहेंगे, तमाम कंट्रीज़ का जो रुझान है वो इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आप देखें कि जितनी भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो हैं वो चाइना से उठाकर इंडिया में शिफ्ट कर लिए हैं। इंडिया में जो ज़्यादा रिच उनकी कैटेगरी है वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो यूथ को एम्पावर करते हैं, उन पे खर्च करते हैं। पाकिस्तान में जो है वो इस तरह का कुछ भी नहीं है। लाइक जो हमारी रिच क्लास है, एलीट क्लास है, वो सिर्फ अमीर से अमीर होने पे उनका है, जो नई यूथ है उनका जो पोटेंशियल है उसके लिए कुछ भी नहीं करते। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने इंपोर्ट जो है वो अपनी तकरीबन बंद कर दी है और एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। हर चीज़ उनके मुल्क में बन रही है। लेकिन हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इंपोर्ट ही इंपोर्ट, एक्सपोर्ट पर हमारा कोई लेन देन नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है। पाकिस्तान में सब कुछ है, बन भी सकता है अगर ध्यान दें तो, बट अगर करना ही नहीं चाहते, नेशन को आगे आना ही नहीं देना चाहते तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी। बड़ी अच्छी बात की कि करना ही नहीं चाहते इसलिए कर नहीं पा रहे, वरना करने को बहुत कुछ हो सकता है। क्या कहेंगे अब जो आईफोन के जो स्टोर्स हैं, आईफोन मेकर स्टोर, वो इंडिया में खुलने जा रहे हैं और उसके CEO ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। उनका ये हिंदुस्तान का जो दौरा है वो तमाम का तमाम ग्रोथ, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग बेस होगा। देखिए, इंडिया के लिए तो इसकी इम्पोर्टेंस है, बट पाकिस्तान उतना डिक्लाइन में जाएगा। और पाकिस्तान कैसे डिक्लाइन में जाएगा? पाकिस्तान डिक्लाइन में लाइक इन सेंस आपकी सारी मार्केट उस तरफ जा रही है, इंडिया में होगी, तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। और अब आप देखें कि इंडिया में आईफोन 1 लाख से 1.25 लाख तक इजीली मिल जाता है, और पाकिस्तान में आप देखें 5, 6, 7 लाख तक आईफोन मिल रहा है। वो आईफोन लेके भी ना एप्पल केयर है ना कुछ हो रहा, उसका फ़ायदा भी कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में मार्केट डेवलप नहीं हुई उसकी आईफोन की। सिर्फ वो एक एलीट क्लास के लिए एक सिंबल ऑफ उनका है और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। यहाँ पे कोई स्टोर नहीं है, कोई रिपेयरिंग सेंटर्स नहीं है, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। वो जस्ट उन्होंने सिर्फ अपना एक मार्केट बनाई हुई है पाकिस्तान में सिर्फ सेल के लिए, उसके अलावा उनका यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर किसी को किसी आईफोन के हवाले से कोई मसला हो जाता है तो फिर किस तरह सॉर्ट आउट किया जाता है? वो यही जो 2 नंबर जुगाड़ लगाते हैं, ब्लैक मार्केट में चोरी के थ्रू उसके iCloud के पासवर्ड खुलवा लिए, यही सब कुछ होता है। वहाँ पे सब काम जब ऑफिशियल होगा, यहाँ पे नहीं होगा। इवन कि मैंने कुछ सुना था कोई ई सिम वाला भी सिस्टम आया हुआ है आईफोन का लेकर, उसका भी पता है तो बताइए हमें। उसके बारे में ज़्यादा इन्फो तो नहीं है, बट वो जुगाड़ ही है। सिम आप नॉन PTA में भी सिम चला रहे होते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या तरीक़ेकार है इसका? उसका तरीक़ेकार का इतना इन्फो नहीं है, लेकिन वो बायोमेट्रिक को हैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आईफोन ख़रीदने जा रही हूँ और मैं इसको PTA अप्रूव नहीं करवाना चाहती, तो उसके लिए मुझे कोई एक सिम खरीदनी पड़ेगी जो कोई चिप टाइप होगी जो फ़ोन के अंदर लगेगी, और मेरा फ़ोन जो है वो बगैर PTA दिए चलता रहेगा 5 से 6 महीने तक। वो फ़ोन में बिल्टिंग की तरह इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा। लेकिन वो ना ऑफिशियल है, ना लीगल है, इलीगल है। वैसे करने को कुछ भी करते रहे। तो ये फ़ोन आते भी पाकिस्तान में इलीगल तरीके से हैं? पाकिस्तान में आते लीगल हैं, कुछ इलीगल भी आते हैं शिपमेंट्स के थ्रू, बट मोस्टली होते ही इलीगल है। वो बॉक्स ओपन करके चार्जर वगैरह रिमूव कर देते हैं, उसके अलावा सिर्फ फ़ोन सेल करते हैं बाहर। और इलीगल फ़ोन भी इतना ज़्यादा महंगा? इलीगल फ़ोन उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, और दूसरा वो एक ब्रांड बन चुका है, इस वजह से ब्रांड नेम की वजह से उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में आप यकीन करें हर दूसरे बंदे के हाथ में आईफोन, और हर दूसरा बंदा आईफोन अफोर्ड भी कर सकता है। लाख से 1.25 लाख तक आपको अच्छा आईफोन मिल जाता है। और यकीन करें यहाँ पर आईफोन लेने से पहले बंदा 100 दफ़ा सोचता है कि आईफोन लें या फिर गुर्दा बेच दें आईफोन के लिए। आईफोन सारी दुनिया में नेचुरल अपना नॉर्मल प्रोडक्ट है,
सिर्फ पाकिस्तान में या इस तरह की जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है सिर्फ वहीं पे इसका एक है क्रेज़, बाकी और तो कहीं भी नहीं है। इंडिया में भी अब पहले क्रेज़ होता था किसी टाइम पे, अब नहीं है। वहाँ पे भी नॉर्मल प्रोडक्ट होगी, एवरीडे यूज़ की प्रोडक्ट होगी। यानी आप मानते हैं कि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप कंट्री है? पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इसको बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। अब इंडिया मज़ीद कितना ग्रो करने वाला है? वहाँ पर जो एप्पल के सीईओ है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट मांग ली है। सारी जितनी ब्रांड्स हैं सबके मेन ऑफिस सब कुछ जो है इंडिया में है। उसके अलावा मेन जो आपके वेबसाइट्स वगैरह हैं, गूगल वगैरह जो भी है, सब में मेन पोस्ट पे, मेजर पोस्ट पे इंडियंस हैं, तो यही सब कुछ होना है। इससे आप और क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? अच्छा, पाकिस्तान किस तरह इंडिया को कम्पीट कर सकता है? पाकिस्तान इंडिया को कम्पीट कर सकता है। लाइक पाकिस्तान के हैकर्स दुनिया में टॉप पे हैं, उनमें पोटेंशियल है, लेकिन उनको मौके की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने दम पे कर सकते हैं जो कर रहे हैं। हैकर्स जिन फील्ड में गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है वो हमारे पीछे है। जो हैकर्स कोई अच्छी फील्ड तो ना हुई, कोई लीगल फील्ड तो ना हुई? हैकर्स लीगल फील्ड है, गवर्नमेंट्स हायर करती हैं हैकर्स को। उसके अलावा मुख्तलिफ वेबसाइट्स हायर करती हैं हैकर्स को, जो उनके सिक्योरिटी इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं, जो उन पे अटैक करके देखते हैं कि इनमें क्या इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट हायर करती है, बट पाकिस्तान में नहीं होता। यहाँ पे फिर वो इलीगल कामों में पड़ जाते हैं। फिर लोग उनको, वो एक इमेज बनी हुई है कि हैकर्स जो है इलीगल काम करते हैं, नहीं तो हैकिंग जो है वो पूरा डिपार्टमेंट है। इसके अलावा किसी भी फील्ड में हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर पा रहे? इसके अलावा हम क्रिकेट के अलावा कहीं नहीं कम्पीट कर सकते। दोस्तों, तो ये था वीडियो। इस वीडियो में सना अमजद ने वहाँ के पाकिस्तानी जनता से बहुत सारे सवाल पूछे। उनमें से कई सवाल के जवाब उन्होंने दिए, कई सवालों के जवाब नहीं दिए। उसमें से ये बताते हैं कि इंडिया में आईफोन स्टोर खुलने से इंडिया को बहुत सारे फ़ायदे होंगे, क्योंकि वहाँ पर उनकी इमेज अच्छी हुई है कि इंडिया में आईफोन स्टोर है। इसके बाद में आईफोन के बाद में उनसे जो पहले चाइना में मैन्युफैक्चर होते थे अब इंडिया में हो रहे हैं, तो इसी वजह से जो है ये आईफोन स्टोर खुले हैं। और इंडिया आईटी एक्सपोर्ट में बहुत आगे है। वो आईटी का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करते हैं। आईटी एक्सपर्ट उनके पास है। आईटी में बेंगलोर उनका बहुत अच्छा सिटी है, जिसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है इंडिया का, और आईटी हब है इंडिया। और जो चाइना और अमेरिका की वॉर चल रही है, शीत वॉर, जो इकोनॉमिक वॉर चल रही है, उसकी वजह से इंडिया को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसी वजह से वो इंडिया आगे ग्रो कर रहा है। और इसी वजह से वहाँ के जो एप्पल के सीईओ है टिम कॉक, वो इंडिया आ रहे हैं और इंडिया में आकर वो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और मार्केटिंग को देखेंगे। इसके बाद में वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे बहुत सारी बातें। और हमारे पाकिस्तान में वो बात कर रहे हैं सना अमजद से कि हमारे पाकिस्तान में तो कोई भी जो रहता है इंडस्ट्रियल या फिर जो उद्योगपति रहता है, वो हमारे देश में पैसे लगाना नहीं चाहता, दूसरा विदेश के आने वाला भी नहीं लगाना चाहता। और पाकिस्तान के जो व्यापारी हैं वो भी पैसे नहीं लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो वो खुद जो पाकिस्तान के लोग हैं वो डॉलर बाहर ले जाकर बाहर वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या फिर कुछ भी व्यापार शुरू करते हैं। पाकिस्तान में कोई भी शुरू नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में उनको अपने पैसे डूबने का डर रहता है कि वहाँ पर हमारे पाकिस्तान में पैसे रिफंड नहीं होंगे और ना ही वहाँ से कुछ प्रॉफिट मिलेगा। इसी वजह से सभी व्यापारी वहाँ पर व्यापार नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान में हमेशा पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट बना रहा। वहाँ पे अधिकतर हर जंग से पाकिस्तान का रिश्ता रहता है। हर जहाँ पर भी जंग होती है वहाँ पर किसी न किसी साइड पाकिस्तान लेता है, तो इसी वजह से वो हमेशा सिक्योरिटी स्टेट बना रहा है। इसके बाद में सभी लोग वहाँ पर कभी डिक्टेटरशिप रही, कभी आर्मी का रूल रहा, कभी प्रधानमंत्री का रूल रहा। प्रधानमंत्री ने कभी भी अपने 5 साल पूरे नहीं किए वहाँ पर, कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इसी वजह से हमारे यहाँ राजनीतिक स्टेबिलिटी भी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। इसी वजह से लोग हमारे पाकिस्तान पर विश्वास नहीं करते हैं और पाकिस्तान में करप्शन भी बहुत है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सिंध में एक वाटर प्लांट बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको लगाने के लिए उसको 50 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ी।
करप्शन हुआ है। तो इस यही पाकिस्तान का हाल है कि यहाँ पर कोई भी व्यापारी उद्योगपति कुछ भी करना चाहे तो उसको करप्शन या रिश्वत पहले देनी होगी, इसके बाद ही वो कुछ काम कर सकता है। और उन्होंने कहा इंडिया में हमें सीखना चाहिए बहुत सारी चीज़ें कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी कैसी बढ़ाई, उन्होंने उनके पढ़ाई पर किस प्रकार से ध्यान दिया, उन्होंने किस प्रकार से उनके यूथ को आगे बढ़ाया है। और आगे चलकर वो अभी और जो आगे चलेंगे 10-20 साल तो और वो आगे ग्रो करेंगे, हो सकता है वो वर्ल्ड की पहली इकोनॉमी या दूसरी इकोनॉमी बन सकते हैं 10-15 साल में। उन्होंने पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की भी बात की। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में पाकिस्तान का नाम चलता था, अभी भी बहुत अच्छी ब्रांड जैसे ज़ारा है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करके विदेशों में बेचा जाता है। उनके कपड़े, उनके जो पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग करता है कपड़ों को और फिर बाहर उनको एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करने के बाद वहाँ की जो लोकल कंपनी हैं विदेशों में वो अपने ब्रांड नाम से बेचती है और उनका अच्छी क्वालिटी का रहता है कपड़ा। पर अब उनकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है, व्यापारियों को फ़ायदा नहीं हो रहा है वहाँ पर। इसी वजह से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे जो कॉटन इंडस्ट्रीज है उनकी और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है और उसको शिफ्ट हो चुका है बांग्लादेश में। बांग्लादेश अब टेक्सटाइल हब बन चुका है। इसके बाद में उन्होंने हमारे देश के किसानों की बात की कि हमारे देश के किसान किस तरह सब्सिडी दी जाती है हर काम में। इंडिया के किसानों को हर काम में सरकार उनको टैक्स में छूट देती है और सब्सिडी भी देती है। जिस प्रकार से सोलर पैनल में सरकार उनको छूट देती है और उनको पानी जो खेतों में जो सिंचाई की है उस योजना में नहरों का निर्माण करती है। इसी वजह से हमारा जो पाकिस्तान कहते हैं इंडिया का जो किसान है वो सक्षम हो चुका है। और पाकिस्तान की इमेज भी पाकिस्तान के लोगों ने इतना बेकार बनाया है कि हर देश में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पाकिस्तानियों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। कहीं जाते हैं चोरी करते हैं, कहीं जाते हैं किसी का रेप करते हैं, कहीं जाते हैं तो किसी का गलत काम करते हैं। तो इसी वजह से कानून के तौर तरीके से नहीं चलते हैं, वो अपने तौर तरीके से चलते हैं। इसी वजह से लोग पाकिस्तान पे इमेज अच्छा नहीं हो ना उन पर भरोसा करते हैं। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, यह किसी से ढकी छुपी बातें नहीं है, हमेशा सभी को पता है। आपके खुद के मंत्री ने भी यह कह दिया है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। तो इस वजह से आप पर विश्वास भी नहीं करते हैं। अगर कोई उद्योगपति अगर फैक्ट्री डालने की भी सोचे पाकिस्तान में तो उनको तो पहले ही पता है कि पाकिस्तान पहले से ही दिवालिया हो चुका है, तो उसमें हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा। चाइना से उठकर कंपनियां इंडिया आ रही है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और सभी प्रकार के प्रोडक्ट सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ऑफिस है इंडिया में है और सभी कंपनियां इंडिया आना चाहती है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है मार्केट। इंडिया का मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और इसी प्रकार से सभी जो इंडिया के सभी जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ अपने अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं और अच्छे विचार रखते हैं। इसी वजह से आप देखिए हमारे देश के जो भी युवा जाते हैं वो अलग अलग फील्ड में अच्छी पोस्टों पर बैठे हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग जो भी कंपनी है उनके सीईओ हमारे सबसे अधिक हमारे सीईओ हैं इंडिया के। जो भी जहाँ भी जाते हैं इंडिया के सीईओ मिलते हैं। पढ़ाई के मामले में देख लीजिए, कहीं भी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जो रहेंगे लेक्चरर वो हमारे इंडिया के रहेंगे। तो देखिए हमारा इंडिया किस तरह ग्रो कर रहा है और आपका पाकिस्तान कहाँ है। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद।